हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नाज़िया ब्लॉग। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी पास्ट की स्टोरी चल रही है, तो उसमें जहां मैंने स्टॉप किया था वो एक्चुअली क्या हुआ था, मैं इस वीडियो शूट कर रहे थे हम लोग, अचानक से लाइट चली गई तो फिर वहीं पर स्टॉप करना पड़ा। तो उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। बट हाँ, आज का जो वीडियो है ना, इसको एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज ये थोड़ा सा इमोशनल होने वाला है और बाकी सब जो भी हुआ आगे वो सब इसमें आने वाला है। जैसे कि हमने बताया था, हमारी कजिन आई थी उनकी मासी के साथ हमारे घर पर। सिर्फ कजिन आई थी ऊपर, और वो जो ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे सभी, हमारी जेठानी के साथ उनकी मासी वगैरह सब बैठे हुए थे, मासी मौसा जी। तो वो ऊपर मिलने आती है, बोलती है कि भाभी चलिए नीचे, मासी भी आपसे मिलना चाहती है। बट हम दोनों तो उस टाइम पर इमोशनल हुए थे ना, क्योंकि इतना बड़ा वो उन्होंने कि आप लोग फालतू बैठे रहते हो, काम नहीं करते, ये सब बोला, तो उसके चक्कर में हम बहुत ज़्यादा अपसेट थे। बट अब उसने हमको देखा ना, तो अब वो तो समझ गई, इनसे बोल रही क्या हुआ, और मुझसे भी बोल रही आपकी शक्ल ऐसी लग रही है जैसे आप रो कर बैठे। तो मैंने कहा नहीं, मैं क्यों रोऊंगी, अब बात तो घुमाना पड़ेगी। अब उसको क्या पता बेचारी को कि क्या क्या हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमने तो उसको बताया नहीं। तो फिर मैंने ऐसे ही बहाना लगा दिया कि वो मुझे वायरल हो रहा है, तो वो जुकाम की वजह से आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो उसने बोला कि चलो ठीक है, कि मासी के पास नीचे चलिए, आप दोनों मिलना चाहते हैं। तो ये तो नहीं गए। मेरा मूड खराब था उस टाइम। मैंने कहा चलो मैं नहीं आ रहा हूँ, मेरा थोड़ा सर दर्द हो रहा है, तो मैं गया ही नहीं नीचे मिलने। हाँ, दिल मेरा भी नहीं था, उनकी मासी से मिलने का तो दिल था, पर साथ में कौन बैठे थे, हमारे जेठ जेठानी। बट वो हमारे साथ क्या क्या कर रहे थे, हमसे बात नहीं कर रहे थे, तो उनके सामने बैठना मुझे दिल नहीं कर रहा था मैं जाऊं। बट मैंने सोचा अगर मैं नहीं जाऊंगी ना, तो वो इस बात को भी, अभी जो गेस्ट आए हैं उनके सामने मुझे ही बदनाम करेंगी कि देखो ये लड़की तो किसी से रखती नहीं है, मिलने नहीं आती। तो मैं गई रोती हुई, आंसू पहुंचकर मैं गई। मैंने कहा मैं इनको एक भी मौका नहीं दूंगी। और बेचारे जो गेस्ट आए हैं उन्होंने क्या किया, स्पेशली मिलने हमसे ही आए थे कि उनको पता चला था कि हमारी नई नई शादी हुई है। हाँ, पर वो जेठानी ने बताया नहीं। वो कजिन, जो हमारी कजिन है, उन्होंने जेठानी को फोन करके बोला था, पर उन्होंने हमको बताया नहीं। ये देखिए अब फिर मैं गई। अब मुझे पता होता थोड़ा सा, जैसे डेली कैसे टी शर्ट लोवर मैंने पहन रखे थे, अब मुझे पता होता मैं थोड़ा सा होती तैयार अच्छे से। बट अब मैंने बोला मुझे तो पता ही नहीं था कि आप लोग आने वाले। तो वो बोलती हमारी कजिन के क्यों, हमने तो बताया था ना दोपहर में, आपको पता नहीं चला। तो फिर हमने ऐसी बात घुमा दिया, उसको क्या पता बेचारी को कि क्या क्या घर में हो रहा है, हमने तो कुछ बताया नहीं। फिर मैं नीचे जाकर बैठी, मैंने एहसास नहीं होने दिया किसी, क्योंकि लड़कियों को तो, बहुओं को तो रिश्ते निभाने पड़ते हैं ना। तो मैं गई, फिर बेचारी, ये तो मुझे मना कर रहे थे कोई जरूरत नहीं जाने की। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता, अभी सारी बुराई मुझे ही मिलेगी। तो मैं गई। उन दोनों को, जो जेठ जेठानी, उनके तेवर इतने हाई थे उस टाइम पर, मुझे उनके सामने बैठना पड़ा। बैठी उनके साथ आधे घंटे, और गेस्ट को महसूस नहीं होने दिया कि क्या क्या चल रहा है हमारे घर में। और फिर बस वो लोग बैठे आधे एक घंटे, उसके बाद चले गए। तो उसके बाद अब बोलचाल हमारा सब कुछ बंद था। फिर वो चाय वगैरह जो भी नाश्ता करवाए ना, उसके सारे बर्तन मैं उठा के लेकर गई, बर्तन वगैरह सब धोए मैंने। वो बात नहीं कर रही थी मुझसे, इसके बाद भी मैंने आगे से सब काम कर दिया। सारा किचन विचन साफ करने के बाद लास्ट में मैंने उनको बोला, मैं कहा भाभी अगर कोई और काम हो तो बता देना। मैंने कहा जस्ट क्योंकि वो मेरी बुराई करके बैठी थी ना, इनसे, इनको काम में नजर आ रहे थे मेरी बुराई है। तो मैंने कहा अगर कोई और काम हो तो भी बता देना। तो क्या बोलती है कि नहीं कोई और काम नहीं है, मैं डोसा बना रही हूँ, नेहा डोसा खाओगे क्या। मुझे इतना चिढ़ लगी ना, मैंने, उनको मजा आ रहा, उनको ये लग रहा कि मैंने इसकी बुराई की है अभी आशीष भैया से, तो अब इनके बीच में झगड़ा होगा। पूछा कि आशीष भैया से भी पूछ लो कि वो खाएंगे नहीं खाएंगे। ये मेरे पास आई, मैंने कहा मैं तो उसके हाथ का पानी नहीं पीऊँ, डोसा वोसा खाना तो बहुत दूर की बात है। अब मैंने कहा भैया मुझे तो इस डोसे पे भी भरोसा नहीं है, कुछ मिला के खिला दिया। तो मैंने कहा इस औरत पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, मैंने कहा आप ही खाइए। प्राइस मार्च चल रहा था और अब घर की टेंशन से बहुत परेशान हो चुके थे, तो हम एक तरह से डिप्रेशन में ही थे आधे। तो मैंने इसको कहा कि चले थोड़ा सा माहौल चेंज करते हैं, अपन थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। तो हमने डिस्कस करके मैंने माउंट आबू और उदयपुर जाने का सोचा। तो टिकट्स विकेट सब मैंने क्या करवाई थी, पहले ही होटल भी बुक करवा दी थी। फिर 10 से 15 दिन बाद हमारा जाने का था, पर इसी बीच 22 मार्च को लग गया लॉकडाउन। हमको खुशी मिलनी कहाँ थी, हमारे स्ट्रगल अभी जारी था, लग गया लॉकडाउन। वो जो फर्स्ट लॉकडाउन लगा था ना, ये स्टोरी तभी की चल रही है। हमने सोचा थोड़ा बहुत क्या कहते हैं माइंड को फ्रेश करेंगे, पर माइंड को फ्रेश क्या करें, बाहर जाना ही नहीं हुआ और वो लॉकडाउन लग गया। और सारी वो ट्रेन जो हमने बुक करी थी वो कैंसिल हो गई, होटल बुकिंग कैंसिल हो गई, और अब हम फंस गए उसी घर में। अब उसी घर में ही रहना है हमको, चाह कर भी हम नहीं निकल सकते।
ये जो लॉकडाउन लगा था ना पूरी दुनिया के लिए, बट जो हमारा लॉकडाउन था ना उसकी स्टोरी सुनकर ना आज आप लोग अगर किसी के सीने में पत्थर ही होगा जो इमोशनल नहीं होगा, इतनी खतरनाक था वो लॉकडाउन हमारा। क्या क्या हमने बर्दाश्त किया मैं आपको सुनाती हूँ। अब शादी ये सब हो गया, मेन पॉइंट ही बता रहे हैं हम, बाकी बताने को तो इतना है कि एक पूरी किताब लिख दूं वो भी कम पड़ जाए, बट मेन बता रही हूँ। तो फिर आते हैं मेरे रमजान। अब ये जो रमजान का महीना था ना मेरा जिंदगी में कभी ऐसा गुजरा नहीं जो उनके घर में गुजरा। जैसे कि जो लोग नए हैं उनको एक बार और बता दूं कि उन्होंने ही कहा था कि नमाज भी पढ़ सकती है, रोजे भी रख सकती है, क्योंकि मैंने शुरू से ही इनसे शादी से पहले बोला था मैं अपना नहीं छोड़ूंगी। तो इन्होंने बोला ठीक है। वो भाई और भाभी ने भी बोला कि हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम इसका क्यों छुड़वाएंगे, ये अपना फॉलो कर सकती है। उसी बेसिस पर मैं उनके घर में गई थी, वरना हम उनके घर में नहीं जाते, क्योंकि जब वो एक्सेप्ट ही नहीं करते तो नहीं जाते। इतना समझ आ गया सभी को। हमारा होली भी सेलिब्रेट कर रही हूँ अच्छे से करा, तो अब मेरी रमजान है तो ऑब्वियसली मैं रमजान करूंगी भाई। तो अब आते हैं रमजान हो गया, अप्रैल स्टार्ट हो गया, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च उनके घर में निकल गया। अब मैंने रोजे रखे। अब लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम पे। अब लॉकडाउन में क्या हुआ, सबसे पहले तो अब मुझे जैसे कि आप सबको पता ही है कि सहरी में सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, इफ्तारी में शाम को जल्दी भी बना के रखना पड़ता है। अब ये चीज़ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा हमारे लिए कि अब मैं करूँ तो करूँ कैसे, क्योंकि घर में इनके रह रहे हैं ना। सुबह 4 बजे उठूँ, खटपट होगी, तो मुझे टेंशन हो रही कहीं ये लोग इरिटेट ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो उनका दिन पारा तो 7वें आसमान पर था। तो मैं बेचारी पता है इतना डर डर के रहती कि अगर मैं नॉर्मल टोस्ट या ब्रेड भी खाऊंगी उसके लिए भी दूध तो गर्म करना पड़ेगा ना, मुझे गैस तो चालू करनी पड़ेगी, लाइट चालू करनी पड़ेगी, तो मुझे डर लगता। तो फिर मैं जैसे तैसे कर दी, तो कुछ मुझे परेशान करने नहीं मिला, तो उन्होंने सबसे ज्यादा हथियार बनाया। अब आप सोचिए 16-15 घंटे का मैं रोजा रखती थी पूरे 1 महीने, पूरे भूखे प्यासी रहकर। आप लोगों को बताइए कि मुस्लिम नॉन मुस्लिम सभी जानते हैं रमजान कैसे होते हैं। उन दोनों ने क्या करा मेरे साथ, जो ये मेरे लिए पानी रखते थे फ्रिज में, तो स्विच को बंद कर देती थी ताकि मुझे पानी नसीब ना हो, ठंडा पानी नसीब ना हो। सोचो आपको पानी क्या है, ठंडा होने में गर्मी में टाइम लगता है, तो फ्रिज को तेज करना पड़ता है। तो मैं तेज कर देता था ताकि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती थी उस टाइम। हाँ। तो मैं फ्रिज को तेज करके आता कि पानी थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाए, तो वो वापस कम कर देते। मैं फिर तेज करता, तो एक दिन उन्होंने क्या किया, स्विच ही निकाल के रख दिया पूरा। उन्होंने इसी में ये जो हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, बाकी उनकी करतूतें तो ऐसी हैं जो हमको बताने में भी शर्म आए, पर जो मोस्ट है वही बता रही हूँ। रमजान में उन्होंने मेरे साथ क्या क्या जुल्म करे ना वो बता रही हूँ आपको। तो मैं 24 घंटे में सुबह से शाम तक रोजे में रहती थी भूखी प्यासी, और ऊपर से उनकी टेंशन वो अलग। अब कहीं बाहर भी नहीं जा सकते क्योंकि लॉकडाउन लगा है। और अब जैसे कि अब आप सबको ही पता है फर्स्ट लॉकडाउन तो कितना स्ट्रिक्ट था कि अब हमारे जिस एरिया में घर है ना वहाँ पर फ्रूट्स वगैरह मार्केट दूर था, तो कुछ अवेलेबल था नहीं। आपको पता है दिन भर से फास्ट रखते हैं तो कुछ फ्रूट्स वगैरह जिससे एनर्जी मिले, बट वो सब नहीं मिल पा रहा था, डेली नहीं मिल पा रहा था, कभी कभी बेचारे कहीं दूर से लेके आते थे, मैनेज हो पाता था। तो मैं घर पे ही कुछ बनाती थी क्योंकि रोज़ा रखा है तो थोड़ा बहुत कुछ खा लूँ, बट अगर वो कुछ बच जाए तो उसके लिए भी मेरे पास फ्रिज नहीं, क्योंकि उनके पास था फ्रिज, सामान भी नहीं रखने दे रही थी। तो क्या करती थी, जैसे उन्होंने कुछ खाना बनाया, जैसे कुकर में या कढ़ाई में खाना बनाया, तो उसको खाली ना करके वो ऐसा कैसा फ्रिज में रखती थी ताकि हमारा जो बचा हुआ खाना है ना हम फ्रिज में ना रख सकें। आप देखो उन्होंने इतना परेशान करा। देखिए वैसे तो हम मैनेज कर ही रहे थे, बट ये क्या हो गया था कि मैं तो एक ही टाइम खाना खाती थी ना, 1 महीने 4 बजे सुबह उठना पड़ता। तो मैं क्या सोचती थी कि मैं ना इनको डिस्टर्ब ना हो, तो मैं सुबह ताज़ा भी नहीं बना के खाऊंगी, मैं बासा ही खा लूंगी रखा हुआ रात का। पर उसके लिए फ्रिज में तो रखना पड़ेगा क्योंकि अप्रैल की गर्मी आपको पता है कितनी खतरनाक होती है। तो मैं बेचारी थोड़ा बहुत फ्रिज में जगह करके करती, तो वो उसको हटा के और वो बड़े बड़े बर्तन रख देती ताकि ना हमको एक दूध का पैकेट, दूध को सब अलग कर दिया था। दूध का अमूल का जो दूध का पैकेट होता है ना, मैं चाय पीती नहीं हूँ, दूध ऐसे गर्मी में पिया नहीं जाता, तो बेचारे एक अकेले यही चाय पीते, तो हमारे 1-2 पैकेट रखे रहते उनको भी हटा देती। तो हम घुसा घुसा के गाइस आप यकीन नहीं मानोगे, फ्रिज के अंदर पूरी की पूरी कढ़ाई और पूरे के पूरे भगोने जिसमें खाना बनता है वो कौन डाल के रखता है, खाली करके रखते हैं ना, वो हमको परेशान करने के लिए पूरे के पूरे बर्तन घुसा के ताकि फ्रिज में जगह ना बचे। हाँ, उन्होंने रमजान में मुझे इतना परेशान करा। चाहे मुस्लिम को तो पता है, नॉन मुस्लिम भी बेचारे इतने अच्छे होते हैं, उनको भी पता है कि रमजान में चाहे हिंदू के चाहे मुस्लिम को व्रत होता है, रोजा होता है, तो
सामने वाले को तुम अच्छा नहीं कर रहे तो कम से कम बुरा मत फील करवाओ ना। वो मेरे को इतना परेशान कर रही थी, पानी पीने खाने पीने के लिए मुझे इतना तरस आया। और है ना, फिर आखिर में उन्होंने फ्रिज का जो स्विच था वो रात को निकाल के रख देते थे, तो फिर हमको ठंडा पानी भी नसीब नहीं होता था। अब सोचो, मैं गला मेरा प्यासा सुबह का, बेचारे ये तो गर्म पानी में भी गुजारा कर रहे थे दिन भर में, पर मुझे तो नसीब 24 घंटे में एक बार ही रात को पानी नसीब होता था, उसमें भी उन्होंने फ्रिज बंद करवा दिया। तो पूरे रमजान मेरे ऐसी परेशानी में निकले। 4 से 5 दिन के रमजान निकलने के बाद में एक्चुअल में अप्रैल में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लग गई, और हम थे ऊपर वाले फ्लोर पे, तो जो डायरेक्ट सनलाइट पड़ती थी ना तो वो हमारे फ्लोर पे ही पड़ती थी। और इनके क्या आगे बहुत वो ग्लास लगे हुए थे किचन से, तो ग्लास से भी बहुत ज्यादा गर्मी, मतलब हमारा वो जो रूम था ना पूरा भट्टी की तरह तपता था। और उसमें सिर्फ लगा हुआ था एक पंखा, और कोई मतलब कूलर वूलर तो उस टाइम था भी नहीं हमारे पास। तो हम लोग मतलब दिन भर सो नहीं पाते थे, और रात को भी, अब आप हंसोगे, सच में हमको कपड़े गीले करके पहन के सोना पड़ता था। वो इसलिए देखिए क्योंकि ना जब हम शिफ्ट हुए थे, जनवरी चल रहा था, तो उस टाइम कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर हमने सोचा कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, एक मंथ सब अच्छा चला, तो हमने सोचा आगे आगे सब इसमें जरूरत के हिसाब से कभी एसी लगवा लेंगे, कूलर ले लेंगे। पर उन्होंने 1 महीने के अंदर इतना सब कुछ ड्रामा कर दिया, तो फिर हमने तो सोच लिया था आगे अब यहाँ पे कुछ करवाने से मतलब नहीं है। अब एक दिन तो फिर हद हो गई गर्मी से। मैं कहा कि ना तो दिन में सोया जाता है ना रात में सोया जाता है। मैंने कहा कि चल अपन ढूंढते हैं कहीं कूलर मिल जाए। और हमारी किस्मत अच्छी थी कि सोसाइटी के बाहर ही जस्ट उसने कूलर की एक शॉप खुली थी। लॉकडाउन चल रहा था और आपको पता है लॉकडाउन में सारी शॉप्स बंद थी, कूलर मिल जाए कैसे भी करके। तो किस्मत से एक शॉप खुली थी, वहां पे कूलर्स पड़े थे अच्छे खासे, पर वो भी बहुत महंगे दे रहा था। मतलब पता है लॉकडाउन है तो कैसे भी करके आदमी लेके जाएगा। तो उस टाइम तकरीबन हमने 15 से 16 हजार का वो कूलर खरीदा और फिर घर पे आया। अब कूलर आया तो उनका मुंह ऐसे चढ़ा, अब भले मुंह चढ़ो तो चढ़ो, गर्मी में नहीं रहा जाता है। और बेचारे इन्होंने कूलर भी इसलिए खरीदा क्योंकि रमजान चल रहे थे, रमजान में पूरा घर तपता था जैसा कि मैं आपको बता ही चुके हैं। और पानी उन्होंने हमारा ठंडा पानी पीना सब बंद करवा ही दिया, तो कम से कम हवा तो नसीब हो ना, नहीं तो मैं पता है बीमार हो जाती। हालत ऐसी हो गई थी। एक चीज डिसाइड कर ली मैंने, कहा ये मुझे कितना ही तरसा लें कितना ही तड़पा लें, रोजे तो मैं रखूंगी भैया। अगर तो मेरा ठंडा पानी बंद करवा रहे हैं, मुझे फ्रिज में रखने नहीं दे रहे कुछ सामान, मैं भूखी प्यासी बैठ जाऊंगी, रोजे तो मैं रखूंगी। ये उनका मतलब था कि मुझे परेशान करना था ताकि फ्रस्ट्रेट होकर मैं उनसे झगड़ा करूं। इतनी परेशानी में भी इतनी परेशान करा उन्होंने, बाद में मैंने उनसे इतनी सी आवाज नहीं निकाली और इनसे भी बोल दिया कि आप भी कुछ मत बोलो, क्योंकि हमारी मजबूरी थी उस वक्त, लॉकडाउन था, रहना हमें उसी घर में था, हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, वरना इतना बर्दाश्त नहीं करते। क्या इससे ज्यादा क्या करोगे, स्विच निकाल दिया बस। हम गर्म पानी में भी खुश हैं, हम गर्म पानी में रहने लगे, बस क्या कर दे। उसके बाद फिर इन्होंने बेचारे ने कूलर मंगवा लिया, और कूलर भी मंगवाया, उनको कूलर देकर टेंशन हो गई, बट इन्होंने उनको मैसेज हल्की हल कर दिया था। मैंने उसी टाइम मैसेज कर दिया कि भाई जो तुम्हारे लाइट के बिल है उसको मेरे का नंबर भेज दे, मैं ऑनलाइन पे कर दूंगा। हाँ। तो मैंने पिछले 2 महीने के और आगे के 2 महीने के 4 महीने के बिल मैंने ही भरे थे उनके। हम जनवरी में शिफ्ट हुए थे, जनवरी से लेके अप्रैल में हमारा कूलर आया, अप्रैल में चल रहे थे, तो जनवरी से लेके अभी तक का जितना भी बिल था ना सारा पैसा इन्होंने चुका चुके थे। आपको अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि उनके घर में रह रहे थे उन्होंने एहसान करा, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं करा। एक एक चीज का आगे आपको बताएंगे, सब हमसे ले लिया। लाइट का ये चुका चुके थे, ठीक है, अप्रैल तक सब हो गया था। बताना जरूरी है, ये वाली बातें बहुत जरूरी है आज। नहीं तो आप लोग बोलोगे कि हाँ। उन्होंने इतना एहसान किया आपके ऊपर, आपको बाद में पता चलेगा क्या एहसान किया नहीं किसने ये किया। हाँ, इसलिए तो सबको पता है, हमारे समाज रिश्तेदारों में उनकी हरकतें सबको पता है, इसलिए आप समाज और रिश्तेदारों की टेंशन मत करना, सबको पता है। तो फिर ये सब हो गया, उनकी हरकतें चीप हरकतें हो चुकी थी। इसके बाद अब आती है लाइट। हम सारा बहुत इंतजाम से चल रहे थे, बेचारे उन्होंने लाइट का भी भर दिया। अब आती है ईद, रमजान के बाद ईद आती है। मैंने कहा इन्होंने मेरे रमजान ऐसे निकाल दिए, ईद तो पता ही है खराब होने वाली है, जबकि मैंने होली कितने अच्छे से सेलिब्रेट करी थी, बट ईद खराब होने वाली है मुझे पता था, फिर भी मेरा फर्ज था। इन्होंने मुझे मना करा। मैं आपको बताती हूँ, मेरे जैसी लड़की सच में आज कोई नहीं होगी। मैं इंडिया में त्योहार हो, चाहे मुस्लिम का हो हिंदू का हो, चाहे किसी दुश्मन भी होगा ना, तो उसके लिए भी गले लगाकर बात करते हैं, और कि चलो सारे दुख तकलीफ छोड़कर अपना, क्योंकि परिवार है तो मिल जाते हैं। तो पहले मुझसे पूछा था कि हाँ। मैं इनसे पूछूं नहीं पूछूं, मैंने सीधा मना किया था, देख कोई मतलब नहीं है पूछने का। जो इंसान अपन से बात ही नहीं कर रहा है, अपन को कुछ समझता ही नहीं है, उससे क्या पूछना।
फिर भी ये क्या कि मैं एक बार पूछूंगी उनसे। ये जो क्या पूछूंगी मैं आपको बताती हूँ। तो अब ईद थी, तो अब ईद पे ऑब्वियस है शीर खुरमा वगैरह जो भी बनता है, सेवइयाँ बनानी थी। तो अब मैं हम दोनों के लिए तो नहीं बनाती ना, वो हमारे बड़े भाई भैया भाभी हैं, भले वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं जो भी, पर मेरा फर्ज बनता है। क्योंकि कल को उनके दिल में ये ना आए, किसी दूसरे लोगों को ना बोले कि उसने तो अकेले अकेले ईद मनाई, हमको पूछा नहीं। जबकि इनको पता था, मुझे भी पता था कि वो धिक्कारेंगे, पर मेरा फर्ज मैंने पूरा करा। मैंने कहा मैं इनको एक मौका नहीं दूंगी। तो मैं सामने भैया के पास बोली, मैंने कहा ईद मुबारक। तो इतना सड़ा सा मुंह बनाकर, जैसे कि उन पे बहुत वजन पड़ गया, तो उन्होंने बोला ईद मुबारक। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने भाभी को बोला, ऐसे पूछा था कि आज ईद है तो मैं खाना सबके लिए बना रही हूँ, तो क्या आप खा लोगे? हाँ। तो उन्होंने कहा हाँ हम लोग खा लेंगे, तो बना दो आप। हाँ, तो उन्होंने परमिशन दे दी। लॉकडाउन था, लॉकडाउन में दूध, मतलब इतना सब कुछ मैनेज करना कितना मुश्किल होता है। जिस एरिया में रह रहे थे ना, वहाँ पे दूध मैनेज करना भी मुश्किल था। ये उन्होंने हाँ बोला ना, तो मैंने कहा चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो पता है मैं इतनी खुश हो गई, मैंने क्या कुछ नहीं बनाया। ये बेचारे दूध वूध ड्राई फ्रूट सब इन्होंने कलेक्ट किए, बाहर से लेकर आए, और मैं तो इतनी खुश हो गई। मैं कि अरे वाह, इन छोले बनाए, चाट और शीर खुरमा बनाया, साथ में मैंने किमामी सेवई होती है ना, वो जानते होंगे सभी, वो बनाई। क्योंकि सब लोगों के हिसाब से मैं बहुत खुशी से मनाया। मेरी शादी के बाद पहली बार मेरे ईद रमजान पड़े हैं। तो खाना बन गया, और खाना बनने के 11 बजे तक मैंने जल्दी खाना बना दिया। मैंने कहा सब लोग खाना खाएंगे। ये लोग खाना बनाने के बाद भी, मैंने वो भई बैठे हुए थे भैया और भाभी नीचे उनकी बेटी के साथ खेल रहे थे। मैंने उनको एक बार बोल दिया, मैं कि भाभी आप खाना खा लीजिए, खाना तैयार हो गया। तो उन्होंने बोला ठीक है, इतना बोल दिया। तो फिर हम दोनों ने जब तक खाना नहीं खाया था, कि वो लग रहा था अंदर से ये अपने भाई भाभी को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि वो दोनों खाना नहीं खाएंगे। पर मैंने बोली नहीं नहीं, वो इतने इतने वो बेरहम नहीं हो सकते, वो उन्होंने खुद ने बोला है खा लेंगे। इसके बीच में मैंने भी एक बार जाके बोला कि हाँ। खाना तैयार है आप खा लीजिए। मैंने 2 बार जाके बोला उनको। हाँ, पर लास्ट के 1 डेढ़ बज गया। अब सेवइयाँ आप सबको पता है, सेवइयाँ ज़्यादा देर रखी रहती हैं ना, तो वो वैसी हो जाती हैं, क्या टाइट हो जाती हैं, और वैसी हो जाती है मैसी मैसी। तो मैंने एक बार और बोला, मैं कि भाभी खाना खा लीजिए क्योंकि ठंडा हो रहा है। तो कुछ बोली नहीं, मैं समझ गई अब ये अपनी आ चुकी हैं, अब ये मतलब इनसे बोलने का कुछ मतलब नहीं है। चक्कर में मेरी जो ईद थी वो हो चुकी खराब। ठीक है, पर मैंने अपना फर्ज निभाया। हम दोनों ने खाना खा के, और फिर 2:30-3 बज गया। उसने तो नहीं खाया, जो उनकी छोटी बेटी थी ना, उसको भी नहीं खाने दिया बेचारी को। मैंने तो क्या क्या कुछ नहीं सोचा, मैं कहा मैं माही को ईदी दूंगी, ये करूंगी, उसको कुछ गिफ्ट दूंगी, पैसे दूंगी, और उसको अपने हाथों से खिलाऊंगी। मैंने तो अच्छा सोचा, ये भी खुश हो रहा है। पर उनकी बेटी को भी नहीं खाने दिया। और 3:45 उनकी क्या चाय का टाइम है, तो ऊपर आते हैं। मैंने जब तक खाना ऊपर ही किचन में रख रखा, मैं कि कहीं इनके थोड़ा सा ईगो कम हो जाए, खाना खा लें। 4 बजे तक उन्होंने खाना नहीं खाया, भूखे बैठे रहे, उस दिन भूखे बैठे रहे। और फिर दूध गर्म करके ले गए, और जो ब्रेड का पैकेट होता है ना, सूखा ब्रेड, उसको उठा के दूध से खा रहे हस्बैंड वाइफ और बेटी। मैंने कहा ये लोग इसी लायक हैं, ये यही डिजर्व करते हैं, ये इतनी रिस्पेक्ट के लायक ही नहीं है। उस दिन से और आज का दिन है, वो ऐसे मेरी नज़रों से उतरे हैं, तो सही जिंदगी में कभी ऊपर उठेंगे नहीं। मैंने कहा इनके लिए, मेरा हस्बैंड मना कर रहा था, मैं अपनी बेइज्जती करवाने गई क्योंकि मेरा फर्ज था। कल को ये ना ये कह सके कि इसने अकेले अकेले ईद मनाई। अब मैंने कहा अब इनके आगे नहीं झुकना। उस दिन से मैंने उनकी बात करना देखना उनकी तरफ बंद कर दिया। उस दिन भी मैंने उनको ईद खराब कर दी उन्होंने मेरी। फर्स्ट मेरा बर्थडे था, वो खराब करा। उनका बर्थडे आया, मैंने सेलिब्रेट करा। फिर होली आई, उनके घर में थी ना, मैं तो कभी होली मनाती नहीं थी, वो मैंने अच्छे से सेलिब्रेट करी। पर मेरे रमजान आए, उन्होंने खराब करा, ईद खराब करी। क्या अब जो ये इतना सारा खाना हम लोग बना चुके थे, अब क्या हम दो तो खा नहीं सकते थे इतना? तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अपन मेरे पेरेंट्स के यहाँ पे दे आते हैं और उनसे भी मिल के आ जाएंगे। हाँ, मुझे वैसे भी जाना ही था, पर फिर गुस्से में इन्होंने बोला कि तू तेरा मन खराब मत कर, वहाँ चलते हैं। तो जो भी खाना था ना, आधा मैं घर पे लेकर गई। फिर मेरे फादर इन लॉ ने मुझे ईदी दी, और है ना बोला कि इसने तू नए कपड़े वगैरह तुमने लिए, अब लॉकडाउन था तो आप नए कपड़े सोच सकते हैं। पर फिर भी किस्मत से मेरे पास, मैंने 1 मंथ पहले इन्होंने मेरे लिए कुछ ऑर्डर किया था, एक सूट था, उसका मैं पिक लगा दूंगी, तो ना वो रखा हुआ था। तो नसीब से मुझे लॉकडाउन में भी नए कपड़े नसीब हो गए थे। तो मैंने कहा हाँ, सब कुछ अच्छा रहा। उसमें भी मैंने उनकी हरकत बताई नहीं ना इन्होंने, ना मैंने, वरना मैं बोल सकती थी कि वो इतना परेशान कर रहे हैं, क्योंकि मेरी चुगली करने की आदत नहीं है ना। हम मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने जाहिर नहीं होने दिया कि वो दोनों के चक्कर में क्या क्या हम सहन कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने मुझे ईदी वगैरह दी, उन्होंने बस मुझसे इतना अच्छे से बोल लिया ना, तो मैं उसी में बहुत खुश हो गई।
तो फिर हम लोग बस चले गए क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था। फिर ईद वाले दिन ही मैंने इनसे बोला, मैंने कहा अब ना हद हो गई है, नहीं तो ना मैं बीमार पड़ जाऊंगी, क्योंकि गर्मी सहन करना मुश्किल हो रहा था, इनका भी और मेरा भी। पानी नसीब नहीं हो रहा था हमको, खाना हमारा वेस्ट हो रहा था क्योंकि बच रहा था, फ्रिज में वो रखने नहीं दे रहे थे। तो मैंने इनसे ऐसे बोला कि मुझे ईदी पर क्या दोगे, तो इन्होंने बोला क्या चाहिए तुझे। तो मैंने बोला इस वक्त इस घर में जिस चीज़ की ईदी की मुझे ज़रूरत है ना, मुझे फ्रिज ला के दे दो, नहीं तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगी। ऐसी ज़िंदगी में इतनी बड़ी हो गई, कभी इतनी परेशानी नहीं दिखी। तो ये बोलते हैं कि चलो लेके आते हैं, क्योंकि लॉकडाउन था ना बेचारे, ये क्या करते, वरना ये मुझे इतना परेशान होने नहीं देते। तो जब थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन खुला था तो फिर ये मुझे मार्केट लेके गए। हम लिमिटेड शॉप्स ओपन थी तो वहाँ गए, तो अब लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा कुछ सामान नहीं था, तो वहाँ हमको कुछ समझ ही नहीं आया। तो फिर इन्होंने घर पर आकर ईद वाले दिन ही फ्लिपकार्ट पर देखा था, तो वहाँ भी ज़्यादा वैरायटी नहीं थी। वर्लपूल का फ्रिज था, तो उस टाइम हमको ऐसा लगा, डबल डोर वाला, उस टाइम हमको ऐसा लग रहा है चाहे 21,000 का है चाहे 50,000 का हो, हम इंस्टॉलमेंट में ले लेंगे पर हम फ्रिज ले लेंगे। फाइनली उस दिन हमारा फ्रिज ऑर्डर हो गया, क्योंकि हमारा रहना मुश्किल कर दिया था उन दोनों ने। फिर हमारा फ्रिज आया, अप्रैल में रमजान थी, मई में ईद थी, उसके बाद फिर हमने ऑर्डर किया, तो लॉकडाउन की वजह से बहुत डिले हुआ, तो 2 जून को डिलीवर हुआ था फ्रिज। जब डिलीवर हुआ तो उस टाइम मैं उस दिन जॉब पे गया हुआ था, तो मेरे पास डिलीवरी पर्सन का कॉल आया कि आपके ये फ्रिज की डिलीवरी है। तो उस टाइम मैंने मेरे भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा कि फ्लिपकार्ट से ये फ्रिज आएगा तो तू इसको ऊपर रखवा देना। ऑलरेडी नीचे रखा हुआ, तो इन्होंने बोला इसको ऊपर ही रखवा देना, और फिर नीचे बातचीत नहीं हो रही थी, नीचे जगह नहीं थी, इसलिए इन्होंने ऊपर का बोल दिया। अब फ्रिज आया, मुझे तो इतना डर लग रहा, मैंने कहा अब कहीं ये भी घर पे नहीं, उन दोनों के अंडर में मैं अकेली, और ऊपर से फ्रिज देखकर तो अभी, क्योंकि उनको हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती थी ना। अब उन्होंने सोचा, अब वो तो ये सोचेंगे अरे हम इनको फ्रिज के लिए परेशान कर रहे थे, इन्होंने तो अच्छा खासा फ्रिज मंगा लिया। तो क्या डिलीवर बॉय थे ना, उनसे भैया ने थोड़ी हेल्प करवा के हेल्प किया, बेचारे उन लोगों ने चढ़ाया, वो तो खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, और फिर ऊपर आगे चढ़वा दिया। अब मैंने सोचा कि वो स्लीपर्स वगैरह पहन के आ जाते हैं, तो मैंने कहा ये घर गंदा हो गया है, तो झाड़ू लेके मैं ही साफ करूंगी। भाभी को गुस्सा आया फ्रिज देखकर, और वो झाड़ू उठाकर, और जो झाड़ू वो सीढ़ियों की उन्होंने हालत खराब करी, पूरा गुस्सा फ्रिज को उसने निकाला, जी धनाधन सीढ़ियों के झाड़ू लगाई। मैं पर्दे में से छुप छुप कर देख रही, मैं इनको फोन पे बोल रही, मैं वो घर साफ करने जा रही थी, पर उन्होंने गुस्से में ना सीढ़ी साफ कर दी। तो ये बोलते तुम मत जाना वरना तुझे भी साफ कर दे। मैंने कहा आप घर पे जल्दी आ जाओ, मुझे आज कुछ खतरा लग रहा है। अब भाई 4 बजे के समथिंग ये आए घर पे, रात को 9 बजे क्या हुआ, रात को 9 बजे मेरे पास मैसेज आया था कि आप अपनी फैमिली कहीं और जाके बसाओ, क्योंकि आप ये सब यहीं पे फैमिली बसाने का सोच रहे हो तो ये पॉसिबल नहीं है। आपकी फैमिली सफ़र कर रही है, हमारी फैमिली सफ़र कर रही है, तो आप कहीं और जाके अपना घर बसाओ। इनडायरेक्टली हमको घर से निकलने के लिए बोल दिया। वो मैसेज पढ़ने के बाद मैंने इसको बोला कि मेरी आंखों में आंसू आ गए थे उसी टाइम। मैंने कहा कि नेहा चलो अब चलते हैं यहाँ से। तो उन्होंने इस तरह से बोला कि आप लोग अपना घर कहीं और जाके बसाएं, यहाँ से चले जाएं, क्योंकि हम लोग आप लोगों की वजह से बहुत सफ़र कर रहे हैं, आपकी फैमिली की वजह से, मतलब हम दोनों को वो दूसरी फैमिली कर दिया उन्होंने। और सफ़र तो हम कर रहे थे, आप किससे कर रहे थे, आप तो मस्त खा पी रहे थे, आप लोगों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया था, हमारे मुंह से निवाला पानी सब छीन लिया था। बट हमारी मजबूरी थी, हम जा सकते थे वहाँ से, बट हम एक तो लॉकडाउन फंस गए, और दूसरी बात जब तक वो अपने मुंह से बोल नहीं देते ना तब तक हम निकले नहीं, क्योंकि उसका भी आपको आगे बताते हैं। क्योंकि ना वो ये चाह रहे थे कि हम सबके आगे अच्छा बने रहें, और ये अपनी मर्जी से चले जाए ना, तो हम लोग सबको बोलें कि वो अपनी मर्जी से गए हैं। तो हमने बोला, हमने इनको कभी जवाब नहीं दिया, 6 महीने उन्होंने हमें इतना मेंटल टॉर्चर किया, कभी जवाब नहीं दिया। हमारी जगह कोई और होता ना, इतने बुरी तरह से चीखे चिल्लाकर झगड़े होते, हमने सब कुछ बर्दाश्त किया, बहुत बर्दाश्त किया, जितना एक लड़की ससुराल में बर्दाश्त कर सकती है ना, मैंने उतना बर्दाश्त किया। मैंने आपको आधे से ज़्यादा तो बताया ही नहीं है, क्योंकि ये बताने वाली बात नहीं है सोशल मीडिया पर। इसके बाद फिर जाके फाइनली उन्होंने हमको 2 जून को रात से घर से निकलने का बोल दिया। ठीक है, हमें कौन सा शौक चढ़ा था उनके महल में रहने का, हम भी निकलना ही चाह रहे थे। उसके बाद फिर इन्होंने अपने पापा को बताया, अब जाके इन्होंने अपने पापा को बताया, क्योंकि आप उन्होंने निकलने का बोल दिया।
सो आप लोगों ने देखा 6 महीने 1 जनवरी से हम वहाँ शिफ्ट हुए। 2 जून को उन्होंने हमारे फ्रिज आने की खुशी में हमको घर से निकलने की बोल दिया, क्योंकि अब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो फिर हम उस घर से गए, कहाँ गए, कैसे गए, क्या क्या हुआ, किस किस चीज का उन्होंने हमसे हिसाब लिया, एक एक पैसे का, वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। और कैसी सिचुएशन में निकाला आप भी सोच सकते हैं गाइस। लॉकडाउन चल रहा था, हमको लॉकडाउन में घर से निकाल दिया, जिसमें लॉकडाउन में गवर्नमेंट तो बोलती थी कि कोई भी अपने किराएदारों को तक को ना निकाल सके। और सगे भाई भाभी ने हमको निकाल दिया कि तुम सड़कों पे मरो जियो। गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम 1 महीने पहले हुई थी उनसे, वो तो उनकी तरफ से तो ये भले कल मर रहे होते या आज मर जाए, वो इस चीज का इंतजार कर रहे थे। अरे जिस भाई ने फोन करके तक तबीयत का तक नहीं पूछा, तो उससे उम्मीद करती है कि वो उसको मेरे तकलीफ से कोई फर्क। कोई बोलूंगी ये 2-4 जो उनकी तरफदारी कर रहे हैं ना, 2 दिन उनके घर में जाके बैठना, उल्टे पैर अगर आप लोग वापस ना आ गए ना तो हमारा नाम बदल देना। उनकी वो सगा भाई बीमार भाई को लॉकडाउन में घर से बाहर निकल रहा है बिना कसूर के। कुछ लोग बोल रहे हैं कि घर की बातें घर में रखो, जिसके ऊपर जो भुगतता है ना वही जान सकता है कि घर की बातें है कि क्या है। 1 मिनट, मैं ऐसे लोगों के लिए भी आंसर देना चाहती हूँ। घर की बातें घर में 3 सालों से थी, और जिन बातों का आप बोल रहे हैं वो उन्हीं ने दुनिया को बता रखा है, वो ऑलरेडी सबको पता है। रही हमारे बताने की बात, यहाँ हर किसी को अपना बोलने का हक है, हम यहाँ कोई गलत बात तो कर नहीं रहे हैं। 3 साल से हम डिप्रेशन में थे, अब जाके हम अपने दिल का हाल बता रहे हैं ताकि हम डिप्रेशन से निकल जाएं, हम डिप्रेशन से। तो आप लोग हमारे ये सोशल मीडिया इसीलिए है ना, यहाँ अपने दिल का हाल बयां कर सके, तो वही बता रहे हैं हम। ऐसे तो इंसान को आप ये बोल रहे हो कि तुम घुटते रहो, मरते रहो, किसी को कुछ मत बताओ, ये तो आपकी गलत सोच है। किस दिन का हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस इसी का तो होता है ना, तो अपनी बात कहें। मतलब ऐसी सोच ना रखें। अगर किसी को दुख तकलीफ है तो आगे से इंसानों से शेयर करें। अगर इस बात के चक्कर में बैठेंगे लोग क्या कहेंगे, लोग अपन को देखने नहीं आएंगे, डिप्रेशन में मर जाएंगे अपन, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए अपने दिल में जो भरा पड़ा है हमारा तो यही है कि लोगों से शेयर करें। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जब से हम आपसे शेयर कर रहे हैं ना तो ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई है, हम इतना दिल हल्का हुआ है, क्योंकि 3 सालों से हम इतने दर्द में थे ना, कोई नहीं था। अब आगे का हम आपको आगे बताएंगे। बस आप लोग हमें इतना सपोर्ट करते हैं, सब लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, उसके लिए बहुत थैंक यू। वैसे तो मैं सबसे पहले बता दूं, जितने हमारे सपोर्टर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनके लिए कुछ नहीं बोल रही, वो बहुत अच्छे हैं। पर 1-2 की वो उनके बोलने से हमें फर्क नहीं पड़ता। रियलिटी उनकी ऐसी है ना, उसके लिए आंसर देना चाहूंगी, क्योंकि आंसर तो देना मेरा बनता है भाई। वो हमारे बारे में बात कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि उनके बारे में आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्यों नहीं बोल रहे भाई उनके बारे में। आप लोगों को वो गलत इंसान सही लग रहा है, इसका मतलब आप खुद ऐसे हो। अगर गलत चीज को आप सपोर्ट कर रहे हैं तो आप खुद ऐसे इंसान हो। बात तो यही खत्म हो गई ना। आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कोई इंसान आके सच्चाई बता रहा है। अगर आपके घर में भी इतना जुल्म अगर बहुओं के ऊपर कोई करता है, कोई भी, और मैं तो ये बोलती हूँ अगर सास करे कुछ तो भी समझ जाए कि चलो वो अपनी माँ के समान होते हैं। जेठानी को किसने आगे दे दिया मुझे? जेठानी भी तो दूसरे घर से आती है ना बहू बनकर, वो तो जानती है ना कि मैं भी घर की बहू हूँ। मैं वो क्यों अपने आप को इतना बड़ा समझे? मेरी सास ने आज तक मुझे परेशान नहीं किया, और जेठानी की इतनी हिम्मत हो गई है, देखिए आप। तो ये सब जो कारनामे है ना, बताना जरूरी था, क्योंकि आप सब लोग मिलना चाहते थे उनसे। अभी आगे हम उनके घर से तो निकल जाएंगे, पर अभी वो हमारी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वो हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द।